मेरा नाम शिनशी है। मैं शांगशुफू में नई आई चूल्हा जलाने वाली नौकरानी हूँ। हर महीने 1 तोला चांदी मिलती है। शिनशी, आग और तेज करो। ठीक है। भैया, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ क्योंकि मैं बैल जैसी ताकतवर हूँ और काम में भी चुस्त हूँ। खाली बैठने के बजाय दूसरों का काम करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए पिछवाड़े में सबकी पसंदीदा हूँ। कहाँ रखूँ? दरवाजे के पास। तुम्हें क्या हुआ? मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, पेट में बहुत दर्द है। तो तुम पहले आराम कर लो। काम मैं कर लूंगी। शुक्रिया शिनशी। मुझ पर भरोसा रखो, मैं संभाल लूंगी। यह कपड़ा बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें चौड़े कंधे और पतली कमर वाला दिखने में बहुत शानदार लगता है। जब मुझे मेरी तनख्वाह मिलेगी तो मैं भी कुआई भैया के लिए एक बनवाऊंगी। अगर वह यह पोशाक पहनकर परीक्षा देने जाए तो जरूर कुछ दबदबा बना पाएगा। जिदियो कुई, तुम्हें क्या हुआ? उसे क्या हो गया? चाची, जियोकुई को प्रहरियों ने क्यों घसीट कर ले गए? अरे बाप रे, धीरे बोलो। चाची, क्या जियोकुई अगले आंगन में महोदय की सेवा करने नहीं गई थी? कल रात उसने महोदय की नींद की चाय में दवा मिला दी, उसकी सेवा करने की कोशिश की, फिर महोदय ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे आसानी से मरने नहीं दिया। प्रहरियों ने पूरी रात जानबूझकर धीरे धीरे मारा। सुबह ही उसकी जान गई। इसलिए वह मेरी आवाज का जवाब नहीं दे रही थी। पता चला कि उसे मार डाला गया। महोदय तो वर्तमान राजवंश के अब तक के सबसे युवा शांगशु हैं, लेकिन अफसोस किस बात का? महोदय की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है, चरित्र भी बस ठीक ठाक है। पैसे के लिए लालची होने के अलावा व्यवहार में भी बहुत क्रूर और निर्दयी हैं। हालांकि उनकी सुंदरता के कारण वे औरतों में खासे लोकप्रिय हैं। देखो ना, इस महल में इतनी नौकरानियां एक के बाद एक उनके पीछे पड़ी रहती हैं। लेकिन इतने लोग मर गए हैं, वे अभी भी कैसे उस पर जान देने को तैयार है? इंसान होता है, सब ऐसे ही हैं। हर कोई यही सोचता है कि वह खास है। और दूसरी बात, जोखिम उठाकर गौरैया से महारानी बनने का मौका अब शहर में आ गए हैं। कौन गांव वापस जाना चाहता है? मैं सोचती हूँ मेरे कोई दादा मेरी पैसे जमा करके वापस आने और शादी करने की उम्मीद कर रहे हैं। पता नहीं इन 2 महीनों में जब मैं बाहर थी, कोई दादा खाने पीने में कैसे है? पड़ोस की चाची उनकी मदद करती हैं या नहीं? नहीं, मुझे और मेहनत से काम करना होगा। मासिक वेतन मिलने पर तुरंत घर भेज दूंगी। चुई दादा को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए। कालू, इधर आओ। चाची, यहाँ किसी का नाम कालू है? देखने की जरूरत नहीं, वही तुम्हारा काला लड़का। हाँ, तुम सबसे काले हो। दादाजी, क्या हुआ? वेतन मिल गया? कालू, तुम और वेतन कमाना चाहते हो? मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ। अभी एक अच्छा काम है जो तुम्हारा वेतन कई गुना बढ़ा देगा। तुम करोगी? मैं करूँगी। मुझ में ताकत है, कोई भी काम कर सकती हूँ। आगे के हिस्से में महाराज की सेवा करने जाओगी। तुम तैयार हैं? मैं नहीं करूँगी, वह लोगों को मारते हैं। मुझे गांव वापस जाकर शादी करनी है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया बात कही। तुम ही चुनी गई। डरो नहीं, वह महाराज इतने मुश्किल नहीं है। बस तुम उनके बिस्तर पर नहीं चढ़ोगी, उन्हें भड़काओगी नहीं, तो तुम्हारा मासिक वेतन 5 रुपए हो जाएगा। 3 साल काम करो, मैं तुम्हें धूमधाम से गांव वापस शादी करने जाने का इंतजाम करूंगा। 5 रुपए? ऐसा भी होता है? लेकिन अगर तुम बिस्तर पर चढ़ने की हिम्मत करोगी, न सिर्फ रुपए गए, तुम्हारी जान भी नहीं बचेगी।
दादाजी आप फोन करें, मेरे पास एक वेफुनफू है। मैं मर जाऊंगी तो सही, लेकिन महाराज के बिस्तर पर नहीं चढ़ूंगी। महाराज, इस बार मैंने आपके लिए एक नई नौकरानी ढूंढी है। यह बिल्कुल शांत और विनम्र है। आप निश्चित तौर पर खुश होंगे। यह इंसान नहीं है। नहीं नहीं नहीं। पहले वाले तो अपनी थोड़ी सी खूबसूरती का फायदा उठाती थी, फिर बेचैन हो जाती थी। ये तो एकदम अनोखी तरह की बदसूरत है, और उसे अपनी हालत का पूरा एहसास भी है। आने से पहले तो खुदा की कसम खाई थी, कहती थी कि इतनी बदसूरत है कि देखने वालों की आंखें फट जाएं। इसकी तो शीशा देखने की हिम्मत नहीं होती, हुजूर के पास फटकने की हिम्मत नहीं करेगी, और उसका गांव में मंगेतर भी है। बदसूरत होने की वजह से डरती है कि कहीं छोड़ न दें, इसलिए बिल्कुल शरारत नहीं करेगी। ये कैसी बात कर रहे हो? कौन इतना बदसूरत है कि शीशा न देख सके? हे भगवान, हुजूर तो छुई दादा से भी ज्यादा सुंदर है। इतना काला? पक्का है कि कुनलुन जनजाति का नहीं है? हमारे यहाँ दूसरी जनजाति के लोगों को नहीं रखते। तुंगहुआ गांव का निवासी है, रजिस्ट्रेशन है। वहाँ भयंकर सूखा पड़ा, इसलिए रोटी रोजी की तलाश में राजधानी आए हैं। क्या मैं सुंदर दिखता हूँ? हाँ हुजूर, मेरे घर वालों ने मेरी सगाई तय कर दी है। छुई दादा आगे चलकर सरकारी नौकरी पाने की कोशिश करेंगे। वह आपसे ज्यादा सुंदर है, मेरे दिल में सिर्फ वही है। आगे चलकर जब सेवा करने आया कर, चेहरे पर कपड़ा बांधकर बाहर आया कर। हुजूर की निजी नौकरानी बनने के बाद पता चला कि ये बहुत ही मुश्किल से खुश होते हैं। बहुत नखरे करते हैं और बातें भी कड़वी करते हैं। थोड़ी सी नाराजगी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां शुरू कर देते हैं। यही है तुम्हारी नजर रखने की कला। कहीं तुम हवेली का नमक चुराकर अचार डालने तो नहीं गई थी? इतना फीका है जैसे बर्तन धोने का पानी हो। नहीं, छुई दादा के लिए मुझे डटे रहना होगा। माफ कीजिए हुजूर, मैं अभी जाकर दोबारा बनाती हूँ। हेजी, तुम्हारा खत। शुक्रिया काका। यह छुई दादा का लिखा खत है। जिनशी, पड़ोस की भाभी के घर अनाज खत्म हो गया है और मेरा मिट्टी का तेल का दिया भी नहीं जल रहा। कब पैसे भेज रही हो? जिनशी, मैं भूख से मरने वाला हूँ, जल्दी आकर मुझे बचा। हाँ, मैं बाहर निकली करीब 2 महीने से चल रही हूँ, और यहाँ हवेली में भी 2 महीने से ज्यादा हो गए। मैं तो खाकर गर्म कपड़े पहनकर रह रही हूँ, लेकिन कोई दादा भूख से मरने वाले हैं। लेकिन महोदय ने कहा है कि 3 महीने पूरे करने पर ही तनख्वाह मिलेगी। अभी तो 10-12 दिन और बाकी है। अब क्या करें? हेजी, तुम अपनी बदसूरती देखकर रो रही हो? बदसूरती देखकर रो रही हूँ। इस शीशे का किनारा तो सोने का बना है, जंग लग गया तो क्या होगा?
महोदय, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बदसूरती देखकर नहीं रो रही थी। महोदय, क्या मैं अपनी तनख्वाह पहले ही ले सकती हूँ? आप चिंता न करें, मैं फिर भी मेहनत से काम करूंगी। बिना काम के पैसे नहीं लूंगी। तुम्हारे घर में कोई नहीं है ना? तुम पैसे क्यों लेना चाहती हो? क्या हवेली में तुम्हारा खाना कम पड़ रहा है? बाकी का तुम्हारे लिए है। शुक्रिया महोदय। बहुत स्वादिष्ट है महोदय। महोदय ने मुझे जो खाना दिया वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा खाना है। लेकिन महोदय, मेरे मंगेतर गांव में पढ़ रहे हैं, उन्हें खाना भी नसीब नहीं हो रहा। मुझे उनके लिए कुछ चांदी भेजनी है। जब वे परीक्षा पास कर लेंगे तो मैं गांव लौटकर उनसे शादी कर लूंगी। महोदय, मैं झूठ नहीं बोल रही। देखिए, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी है। छोड़ो, कुछ चांदी न दी तो वह सचमुच इंतजार नहीं करेगा। सुन 20 तोले चांदी निकालो, टोंगहुआ गांव भेज दो, साथ में कुछ बोरे मैदा भी भेज देना। जी। शुक्रिया महोदय। महोदय, आप अफवाहों में सुनने जैसे नहीं हैं। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं चाहे बैल बनकर ही क्यों न काम करूं, आपके एहसान का बदला चुकाऊंगी। अफवाह? अफवाह में क्या कहते हैं? ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं आपको सुनाना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, यह अधिकारी दिल का बड़ा है। मनोरंजन के लिए सुन लेता हूँ। हाँ, वजीर का दिल समुद्र जैसा होता है। हालांकि महोदय वजीर नहीं है, लेकिन इतने बड़े अधिकारी तो हैं ही, वे जरूर छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। तो फिर मैं बता देती हूँ। वे कहते हैं कि आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक कंजूस से भी ज्यादा कंजूस है। अगर आपके घर की छत पर एक चिड़िया भी बैठ जाए तो आप उसके पंख नोच लेंगे। पंखा बनाने के लिए वे यह भी कहते हैं कि आप धोखाधड़ी करते हैं, अपनी चालाकी से दूसरों पर हुकूमत चलाते हैं। अगर कोई आपसे काम करवाना चाहे तो आप बेतहाशा पैसे मांगते हैं। बस पैसा काफी हो तो काले को गोरा बना देंगे, फांसी की सजा को भी देश निकाला में बदल देंगे। महोदय, सच में नाराज नहीं है, बल्कि मजाक सुन रहे हैं लगते हैं। तो मैं और कुछ कहती हूँ ताकि महोदय खुश हो जाएं। वे यह भी कहते हैं, वे लड़कियाँ आपके बिस्तर पर चढ़ती हैं, वह आपको पसंद करती हैं, इसलिए नहीं। आप जैसा दुष्ट उसे कौन पसंद करेगा? वे आपके बिस्तर पर चढ़ती हैं सिर्फ इसलिए कि आपसे शादी कर सके, आपकी दौलत उड़ा सके, आपका खाएं पिए और बाकी जिंदगी आराम से काटे। मुझे गाली देना तो ठीक है, लेकिन मेरा पैसा भी खर्च करना चाहती हो? सपना देख रही हो? हाँ, सपना देख रही है। वे आपके लायक नहीं है। एजी, जानती हो क्यों मैं तुम्हारी तनख्वाह पहले देने को तैयार हूँ? वह इसलिए क्योंकि महोदय दयालु है। नहीं, क्योंकि तुम बदसूरत हो। तुम जैसी बदसूरत लड़की अगर तुम्हारे पास खर्च करने को पैसे न हो तो तुम्हारी शादी होना मुश्किल है। महोदय, इसका क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रही। जी, महोदय का दिल छोटा है, आगे से सच कम बोलना। महोदय, महोदय, आपने जो बीफ जर्की बनाने को कहा था वह बन गई है। थोड़ी देर में मैं आपके कमरे में ले आऊंगी। यह गुप्त रक्षक भैया सही कह रहे हैं। यह महोदय सचमुच छोटे दिल के हैं। मैंने बस कुछ सच बोल दिए थे और उन्होंने 15 दिन से मेरी तरफ देखा तक नहीं। अब तो खाना भी नहीं देते।
भैया सन भैया कोई कैसे हैं? पड़ोस की आंटी उनकी देखभाल कर रही है। बहुत अच्छी देखभाल कर रही है। काली, तुम चिंता न करो। बहुत बढ़िया शुक्रिया। सुन दादा, आज महाराज ने नाम लिया, मुझे कुछ बीफ जर्की बनाने को कहा, मैंने कुछ अतिरिक्त बनाई है। तुम रात की पहरेदारी करते हो, मेहनत है, ये जर्की तुम रख लो। क्या हुआ? सुन दादा, छुई दादा, उनके साथ कुछ हुआ है। काली, तुम यहाँ काम करती हो, मेहनत करती हो, वो पैसे तुम उन्हें अपने पास रख लो, काम आएंगे। मैं देखता हूँ वो चुई साहब ताकतवर और मजबूत हैं, उन्हें कोई भी काम ढूंढ ले, अपना पालन पोषण कर लेंगे। अरे तुम नहीं जानते। सुन दादा, चुई दादा वो एक पढ़े लिखे आदमी है, बचपन से ही अभिमानी है, वो कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं ताकतवर हूँ, मैं महाराज की अच्छी सेवा करूंगी, पैसे कमाऊंगी। जब मैं पैसे कमा लूंगी, चुई दादा शुजाई पास कर ले, हम दोनों एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। ही। लेकिन उन्होंने तो बच्चों की परीक्षा भी पास नहीं की। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन वो गांव का पहला शिक्षक बन जाएगा। शुजाई, ये लो, ये तुम खा लो। ये सब तुम्हारे लिए है। महाराज, आप मुझ पर नाराज नहीं हैं? काली, ज्यादा पोर्क ब्रेन खाओ, ताकत मिलेगी। बहुत बढ़िया, मैं फिर से महाराज के साथ ठीक हो गई। ही। कल फिर किचन से बनवाना। मैं जान गई महाराज। उड़ जा। महाराज आगे के हॉल में फिर 3 समूह आए हैं। पूबू के ली जोशी, बोजुफू के झाओ गुआनजिया और ताइवेफू की महिला। सभी भारी उपहार लाए हैं, आपसे काम करवाना चाहते हैं। काली, तुम हॉल का दरवाजा पहरा दो, 5000 सोने के सिक्के से कम के छोटे मामले मुझे परेशान न करो। 5000 सोने के सिक्के? हे भगवान, यह दुनिया बहुत अन्यायपूर्ण है। कुछ लोग जान देकर भी पेट भरना मुश्किल पाते हैं, तो कुछ लोग लाइन लगाकर 5000 सोने के सिक्के देने आते हैं, खुद ही काम ढूंढने। क्या आज तुम बहरे बन गए हो? जी महोदय। अरे, मैं पहले आई थी। पहले मेरी सुनो, तुम मेरे पैर पर क्यों कदम रख रहे हो? पहले मेरी बात सुनो, मेरी। मैं पहले आई थी। बेटी, ये लो 500 तोले चांदी। हुआ, मुझे नहीं चाहिए, मेरी तनख्वाह है, मैं नौकरी नहीं बदलूंगी। अरे बेटी, तुम थोड़ी दया दिखाओ। अगर तुम्हें कम लगता है, मेरे पास और भी है, सब तुम्हें दे दूंगी, सब कुछ। बेटी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम महोदय के सामने मेरे लिए एक अच्छी बात कह दो। मेरा वो नालायक बेटा, उसने सच में किसी को नहीं मारा है। वो सभी गंवार मिल गए हैं उसे फंसाने के लिए। बेटी, मैं तुम्हें घुटनों पर गिरकर मनाती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। बेटी, एक जान बचाना 7 मंदिर बनाने के बराबर है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, दया दिखाओ बेटी। अरे बुआ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सच में पैसे नहीं चाहिए। आप ये पैसे अपने बेटे को दे, उस आदमी के परिवार को जिसे उसने मारा है, शायद तब वे उस पर केस नहीं करेंगे। वो गंवार इस लायक भी हैं, एक झुंड चींटियों जैसे। हमारे खानदान से लड़ने की हिम्मत, हमारा सेनापति घराना उनके साथ अंत तक खेलेगा। कहीं ये बुआ मुझे मारने पर तो नहीं उतर आएगी। ओ बुआ, मेरे महोदय को खाने का समय हो गया है, मुझे उनकी सेवा में लौटना होगा। वो मेरे बिना नहीं रह सकते। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हेजी, मुझे पता था, तुम निश्चित रूप से उसका चांदी नहीं लेते। तुमने सच में मेरे महोदय को निराश नहीं किया।
अंधेरे गार्ड भाई, आप मुझ पर नजर रख रहे थे। अरे रुको, अंधेरे गार्ड भाई, क्या महोदय ने आपको मेरे पीछे इसलिए लगाया क्योंकि उन्हें डर है कि मैं नौकरी बदल लूंगी? मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं महोदय के प्रति पूरी तरह वफादार हूँ। महोदय ने मुझे पहले ही पैसे दे दिए हैं। मैं इस जन्म में उनकी सेवा में बैल घोड़े की तरह रहूंगी। वो बुढ़िया ज्यादा पैसे दे रही थी, सही है, लेकिन उसका मूड तो बहुत ही अजीब रहता है। मेरी माँ ने कहा है कि हमेशा एक शांत दिमाग वाले इंसान के साथ ही रहना चाहिए। महोदय, भले ही वो बातें कड़वी लगती हों, लेकिन उनका मूड तो बिल्कुल स्थिर रहता है। किसी भी हाल में महोदय को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने मुझे भगा दिया तो मेरे कोई भैया जरूर मुझे डांटेंगे। इजी, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? छिपे हुए रक्षक भैया, आपको महोदय से अच्छे से बात करनी होगी। मेरे दिल में सच में सिर्फ महोदय है। ठीक है, बस करो। हाँ, मालूम हो गया। जल्दी से अपना सामान लो और महोदय के सामने वफादारी जताने जाओ। सामान्य तौर पर देखा जाए तो मेरे इस तरह नजरें गड़ाए रखने से गांव का बैल भी मुझे लात मार देता। क्या देख रहे हो? चाहे जितनी देख लो, तुम मेरी शक्ल के नहीं बन सकते। महोदय के गाल तो हमारे गांव की मिट्टी की दीवार से भी मोटे हैं। मुझे पता है महोदय सबसे सुंदर है। मैं सुंदर हूं या नहीं, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम मेरे बिस्तर पर नहीं चढ़ सकती। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है महोदय, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरे दिल में सिर्फ कोई भैया है। मैं सिर्फ महोदय को बताना चाहती थी कि मैं कंपनी नहीं बदलूंगी, चाहे कोई मुझे कितना भी पैसा दे। मैं तो बस महोदय की अच्छे से सेवा करना चाहती हूँ। महोदय के लिए बैल बनकर काम करना चाहती हूँ। कौन है वो इतना बेवकूफ जो तुम्हें लुभाने के लिए ऊंची कीमत दे रहा है? सच कह रही हूँ, आज वो बुढ़िया मुझे 500 रुपए देने वाली थी, लेकिन मैंने नहीं लिए। मुझे पता है मैं ताकतवर हूँ और मेहनती हूँ। शहर के बड़े लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी धोखेबाज इंसान नहीं हूँ। मेरे दिल में सिर्फ महोदय है। मैं महोदय के प्रति जीवन भर वफादार रहूंगी। ये तो कुछ दिन पहले बाजार से सब्जी लेते वक्त नाटक घर में गाया जाने वाला गीत था। वो लड़की तो सुनकर रो पड़ी थी। जरूर बहुत दिल छू लेने वाला होगा। एजी, शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता, कम बोला करो। और एक बात, पट्टी गिर गई है, ठीक से बांध लो। ओह, हिज्जी, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? महोदय को मेरी ईमानदारी दिखाने के लिए मैंने तय किया है कि अब तुम्हारे साथ रात की पहरेदारी करूंगी। हम 摘长珠换发，我笑成腰身。夜夜雁叫起，日日待欢喜。 महोदय को पैसे के लिए लालच के अलावा फुर्सत में गाना गुनगुनाने का भी शौक है। सच कहूँ तो उनका गुनगुनाना कितना अच्छा लगता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि कम सुनो तो बेहतर है। क्यों? तुम्हें क्या हुआ? हिज्जी, तुम ध्यान रखना, मैं शौचालय जा रहा हूँ। बुरा हुआ, चोर है। कहाँ के चोर हो तुम? महोदय, मैं आपको बचाने आई हूँ। अरे काले बच्चे, मरना नहीं चाहते, भाग जा। मौत मांग रही है।
हे भगवान, ये आदमी इतना डरावना कैसे दिखता है। ओके, बहुत मजबूत है। तू महोदय, मैंने गार्ड सन द्वारा दिया गया बीफ जर्की खाया था, थोड़ा पेट खराब हो गया, सोचा नहीं था कि कोई इस मौके पर हमला कर देगा। यह सब मेरी गलती है, कृपया मुझे दंड दे। ले जाओ। तुम्हें कुंग-फू आती है? नहीं, बचपन से खेत जोतती रही हूँ, ताकत ज्यादा है। यह तो मेरी पहली बार है किसी को मारा है। मुझे याद है, मैंने आखिरी बार हाथ उठाया था तो एक पागल भेड़िए को मारा था। हेजी, इतनी रात को मेरे आंगन में क्या कर रही हो? मैं महोदय के लिए रात की पहरेदारी करने आई हूँ। महोदय ने मुझे इतने सारे पैसे दिए हैं, मैं सोचती हूँ कि अगर महोदय के लिए कुछ नहीं करूँगी तो मन शांत नहीं रहेगा। मेरी माँ ने कहा था, इंसान को एहसान मानना चाहिए। हाँ महोदय, मैं कसम खाता हूँ, हेजी खिड़की के बाहर ही उग रही थी, बिल्कुल भी बिस्तर पर नहीं चढ़ी। हाँ हाँ। हेजी, तुम पहले वापस जाओ, कल तुम्हें इनाम दूंगा। शुक्रिया महोदय, कल मैं और ज्यादा मेहनत से काम करूंगी। आगे से होशियार रहना, रात को हेजी को आंगन में मत आने देना। तुमने भी देख लिया, वो दूसरी औरतों से अलग है। अगर उसे बिस्तर पर चढ़ना है तो हम दोनों मिलकर भी शायद उसे हरा नहीं पाएंगे। महोदय, हेजी ऐसा नहीं करेगी ना? कहना मुश्किल है। मेरी ऐसी शक्ल सूरत देखकर उसका खुद पर काबू न रहना भी स्वाभाविक है। सावधान रहना। और एक बात, हमलावर की खाल उतारकर उसे मार्शल के महल में फेंक दो। जी। महोदय, सुप्रभात। मैं अपने वादे का पक्का हूँ। कल रात की तुम्हारी मेहनत का इनाम है ये। शुक्रिया महोदय। महोदय, इतनी गर्मी में आपने फर का कोट क्यों पहना है? यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है, बाहर जाओ। महोदय, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। मैं समझती हूँ, आप अमीर लोगों की कुछ अजीब आदतें होती हैं, मैं समझती हूँ। तो महोदय, आप आराम करिए, मैं फिर आती हूँ। चलो सुन गार्ड के पास चलते हैं, उसे छुई भैया के लिए पैसे भेजने को कहेंगे। सुन भैया, सुन भैया, सुन भैया, सुन भैया, तुम्हें क्या हुआ? काली बहन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वो बीफ जर्की महोदय ने खाई क्या? नहीं खाई, वो तो मैंने ब्लैक ईगल के लिए बनाई थी। महोदय ने कहा उन्हें हाल में गर्मी लगी है, उतारनी पड़ेगी। ओह, ऐसी बात है। काली बहन, तुम्हारी बीफ जर्की के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुन भैया, वैसे भी ब्लैक ईगल इतना सब नहीं खा पाएगा। हाँ, तुम और खाओगे, मेरे पास और बची है। अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं, अगर कोई नहीं खाएगा तो फेंक देना, किसी को मत देना। अरे सुनो, महोदय ने आज मुझे 2 तोले चांदी दी है, क्या तुम मेरे गांव भेज दोगे? अभी तो भेजा था ना, फिर क्यों दे रही हो? खुद रख लो ना। नहीं नहीं, यहाँ हवेली में मेरा क्या खर्चा, लेकिन कोई भैया तो अलग है, उन्हें तो खाना पीना और पढ़ाई करनी है, और परीक्षा देने जाने का खर्चा भी जुटाना है। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूँ। सुन भैया, तुम पैंट उतारो, आहिस्ता उतारो, मेरा चांदी का सिक्का शौचालय में न गिर जाए।
पता ही नहीं चला। मैं शांगशुफू में लगभग आधा साल हो गया हूँ। यहाँ रहकर मैं काफी गोरा हो गया हूँ और मेरा और मालिक का तालमेल भी बढ़ गया है। मालिक की कृपा से बाकी सभी लोग मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। नमस्ते काली बहन। नमस्ते काली बहन। हाँ मालिक, आज दोंगजी है। रसोई में बने पकौड़े मैं कुछ ले आया हूँ, आप चखकर देखिए। हम काली बहन, बाहर एक आदमी आपसे मिलने आया है। कहता है कि वह आपका दूर का रिश्तेदार है। मेरा कोई दूर का रिश्तेदार कहाँ है? तो क्या आप खुद जाकर देख लेंगी? ठीक है मालिक, मैं अभी आती हूँ। कोई भैया, तुम यहाँ कैसे? शिनशी, शिनशी, हाँ? तुम्हें पता है मैं तुमसे मिलने के लिए कितना कुछ सहा हूँ। देखो मेरे जूते घिसकर फट गए हैं। कोई भैया, तुम अचानक कैसे आ गए? इतनी लंबी दूरी और अब बर्फ भी गिरने वाली है। ठंड लग गई तो क्या होगा? शुरू में तो मैं कुछ दूर पैदल चला। मैंने सोचा तुम्हें मेरी फिक्र होगी। फिर मैंने चलना बंद कर दिया और एक बग्घी किराए पर ले ली। 5 तोले चांदी। जल्दी से उसे पैसे दे दो। 5 तोले चांदी? लेकिन मेरे पास सचमुच पैसे नहीं है। मेरे सारे पैसे तो मैंने तुम्हें भेज दिए थे। ये तो अब क्या करें? मैंने तो यह बग्घी तुम्हारे लिए ही किराए पर ली है। यह राजधानी है। मेरा तो यहाँ तुम ही एक रिश्तेदार हो। तुम मुझे अनदेखा नहीं कर सकती। बस शांगशु तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है ना? मैंने उसके अंगरक्षकों से सुना है उसने तुम्हें अपने निजी सेवक के रूप में रखा है। वह इतना अमीर है, थोड़ा सा भी दे दे तो इससे ज्यादा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे देना ही नहीं चाहती? चिंशी, तू भूल मत जाना, ये रास्ता मैंने तुझे दिखाया था, तभी तू आज यहाँ तक पहुंची है। इंसान को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। चुई भैया, आप गुस्सा न करें। बात ऐसी नहीं है। मेरे पास सचमुच पैसे नहीं है। लेकिन आप भी जल्दी न करें। मैं फिर से साहब से कुछ पैसे मांगने जाती हूँ। आप मेरा इंतजार करें। तो फिर तू जल्दी जा। मैं यहीं तेरा इंतजार करूंगा। जा। साहब। जीप कट गई है क्या? नहीं नहीं, मैं बस साहब से पूछना चाहती थी, क्या आप मुझे 5 तोला चांदी दे सकते हैं? मेरे छुई भैया मुझसे मिलने राजधानी आए हैं। सफर का खर्च 5 तोला है। मुझे पता है आपने पिछली बार जो 20 तोला दिए थे अभी चुकाए हैं। लेकिन मैं ताकतवर हूँ, आप जानते हैं। मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। मैं ज्यादा काम कर सकती हूँ। कपड़े धोना, खाना बनाना, शौचालय साफ करना, सब कर सकती हूँ बिना अतिरिक्त पैसे लिए। काफी है? अगर आपको लगता है कि यह काफी नहीं है तो मैं रात की पहरेदारी भी कर सकती हूँ। छोटू भैया का काम भी मैं कर सकती हूँ। मैं पूछ रहा हूँ 5 तोला काफी है? सिर्फ सफर का खर्च 5 तोला है, वह ठहरेगा भी तो? खाने रहने का क्या? साहब, आप तो बहुत बड़े दयालु हैं। मैंने आज तक इतनी बड़ी उम्र देखी है। आप ही मेरे साथ सबसे अच्छे हैं। बस बंद करो, मुझे शर्मिंदा मत करो। खजाने से 50 तोला ले लो। तुम बस मेरी ही सेवा करती रहोगी। इसे अग्रिम वेतन समझो। ओ, बाकी सब फालतू है। बस एक बात याद रखना, कभी भी मेरे बिस्तर पर नहीं चढ़ना। साहब, मैं कसम खाती हूँ, मैं आगे से आपकी सेवा अपने असली बाप की तरह करूंगी। बाबूजी, पहले आपको कुछ सिर नवा लेने दो। चली जा।
ठीक है जी। क्या यह सचमुच शांशु साहब ने दिया है? वो साहब अच्छे इंसान है। ये चांदी रख लो, किराए का घर लेने के काम आएगी। अब जो आ गए हो तो मन लगाकर पढ़ाई करो। हाँ हाँ हाँ। शिनशी, तुम में ये काबिलियत भी है, यह तो सोचा नहीं था। ओ शंगशु साहब, कौन है जो तुम पर इतनी मेहरबानी कर रहे हैं? ऐसे बड़े आदमी से हमारा ताल्लुक जुड़ गया है, मतलब अब राजधानी में हमारा भी कोई है। ओहो, अच्छा सुनो, तुमने उन्हें मेरी परीक्षा के बारे में बताया था ना? हाँ, बता दिया था। क्यों? ही, बहुत बढ़िया। वो तुम्हारी इतनी कद्र करते हैं तो मेरी भी कुछ मदद जरूर करेंगे। तब तो परीक्षा पास करना आसान हो जाएगा। ही। हाँ, कोई दादा, वो साहब अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी मांग बहुत ज्यादा है। हमारे पास पैसे नहीं है, वो मेरी मदद नहीं करेंगे। वो दूसरों के लिए हो सकता है, लेकिन तुम तो उनके आस पास रहती हो। बस तुम उनकी अच्छी सेवा करो, उन्हें खुश रखो, तो वो तुम्हें कुछ फायदा देने से रोकेंगे थोड़े ही। तुम अरे वो शिनशी, तुम भी काफी देर से बाहर हो। जल्दी से वापस जाओ और अपने साहब की सेवा करो। मैं घर ढूंढने जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे, ठीक है? अरे कोई दादा, तुम पहली बार राजधानी आए हो, शहर नहीं जानते क्या मैं? अरे नहीं, जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। तुम जल्दी से वापस जाओ, जाओ, वापस जाओ। इस विशाल राजधानी में मेरा भी कोई अपना है। अब मुझे और मेहनत से काम करना है। जाओ, मारो उसे। कोई दादा, मैं आ गई। माफ करना कोई दादा, मैं सिर्फ सब्जी लेने आने के दौरान फुर्सत में तुमसे मिल पाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम नौकरानी हो, व्यस्त रहना तो स्वाभाविक है। अच्छा सुनो, हे साहब को आमतौर पर क्या पसंद है? भैया कोई हमेशा एहसान का बदला चुकाते हैं। जरूर साहब का एहसान चुकाने का मौका ढूंढ रहे होंगे। साहब के शौक तो बहुत हैं, पर सबसे ज्यादा पसंद है क्या? बाजू को जगाए रखना। क्या? साहब को काले बाज को घूरते रहना बहुत पसंद है, और एक बार घूरने लगे तो कई घंटे लगा देते हैं। भैया कोई, यह शहर के पूर्वी द्वार के पास लीजी की दुकान का पीच केक है। साहब ने मुझे इनाम दिया था, मैंने खाने की हिम्मत नहीं की। सब तुम्हारे लिए रखा है। बस करो शिनशी, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। यह भीख में मिला झूठन बचा खाना मुझे नहीं चाहिए। भैया कोई, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे वापस कर दो। यह अनाज है, साहब की नेक नियत भी, इसे इस तरह बर्बाद करना ठीक नहीं। भैया कोई, मुझे अभी वापस जाना है। तुम अच्छे से पढ़ाई करो, मौका मिले तो हम मिलकर साहब का एहसान चुकाएंगे। अरे रुको जरा शिनशी, यह चिट्ठी तुम इसे जरूर साहब को दे देना। अरे साहब, तुम पर इतने मेहरबान हैं, मुझे उनका एहसान चुकाना चाहिए ना, इसलिए इसे साहब को दे दो। साहब खुद मेरा इरादा समझ जाएंगे। साहब, यह मेरे भैया कोई ने जरूर आपको दिलाने को कहा है।
मालूम है। भैया, आप इतने शांत और आत्मविश्वासी दिख रहे हैं। लगता है पक्का इरादा कर रखा है, शायद ये सोचकर कि इस बार जरूर चुन लिए जाओगे। बिल्कुल सही। इस बार मैं क्वी कैन जरूर चुना जाऊंगा, और वह भी सबसे ऊपर के स्थान पर। वाह, कितना बड़ा दावा। अगर स्वयं विद्या के देवता भी अवतार लें तो भी इतनी बड़ी बात ना करें। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, है ना? क्या तुम लोगों को यकीन नहीं? तो अपनी आंखें खोलकर देखो और अच्छी तरह देख लो। हटो, सब हट जाओ, हटो हटो हटो। तुम सबने अच्छी तरह देख लिया। ये सबसे ऊपर, क्या मेरा नाम क्वी कैन नहीं लिखा है? हाँ हाँ। कहीं तुम अनपढ़ तो नहीं? अपना नाम भी नहीं पहचान पा रहे? अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो। पहले नंबर की तो बात छोड़ो, क्या इस पूरी सूची में तुम्हारा नाम है? नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ मेरा नाम क्यों नहीं है? ये भैया शायद पागल हो गया है। अरे वाह, हाँ हाँ। मैं कैसे फेल हो सकता हूँ? क्यों? देवता, कृपा करो। इस बार चुई दादा को पास होना चाहिए। सुन दादा, क्या हुआ? चुई दादा, उनका रिजल्ट क्या है? उन्होंने फेल हो गए हैं। हेजी, तुम? मैं ठीक हूँ। सुन दादा, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। लेकिन शुक्रिया तुम्हारा। सुन दादा ने मेरे लिए रिजल्ट देखने जाने का काम किया, लेकिन तुम एक बार फिर मेरी मदद कर सकते हो। मैं साहब से 1 घंटे की छुट्टी लेना चाहती हूँ। मुझे छुई दादा को देखने जाना है। ठीक है। हिजी अभी जा रही है, कुछ गड़बड़ न हो जाए। वो उसका घरेलू मामला है, हम उसमें दखल नहीं दे सकते। मैं पहले साहब को बताता हूँ। साहब, चुई दादा। शिनशी, तुम्हारी शर्म नहीं हुई यहाँ आने की? शिनशी, तुम उसे मेरी मदद करने के लिए क्यों नहीं कह सकती? उसके लिए यह नाखून के बराबर मामला है। उसने मेरी मदद क्यों नहीं की? चुई दादा, तुम नशे में हैं। तुम बकवास बोल रहे हो। चुई दादा, कोई बात नहीं। इस बार तुम पास नहीं हुए, अगले साल, उसके अगले साल हो जाएगा। तुम इतने पढ़े लिखे हैं, तुम सफल हो जाओगे। क्या अगला साल? उसका अगला साल? शिनशी, तुम जानती हो मैं इस साल कितने साल का हो गया? 25। इस साल मैं 25 का हो गया। मेरे लिए कितने अगले साल बाकी हैं? इस साल मुझे पास होना ही है। लेकिन इस साल का रिजल्ट आ चुका है। तुम हो ना? मैं। अमीरी ने तुम्हें सुधार दिया है। पहले काली और बदसूरत थी, उसके पास 2 साल रहने के बाद देखो ये चमड़ी कितनी नरम हो गई है। दिल्ली के लोगों की तरह लग रही है। माफ करो चुई दादा, मैंने ऐसा इरादे से नहीं किया। क्या? उसने 2 साल तक तुम्हें रखा, अब मैं एक बार छू भी नहीं सकता? मेरे सामने क्या नाटक कर रही है, सस्ती औरत?
मुझे मूर्ख बनाना चाहती है। मत समझो कि मुझे तुम्हारी चालाकी का पता नहीं है। अगर तुमने उसकी सेवा करके खुद को ना बेचा होता तो वह तुम्हें इतने पैसे देता, और अब मुझसे उसका एहसान मानने को कहती है। तुम सचमुच बेशर्म हो। ऐसी बातें भी तुम कह सकती हो? बेहया। चिंशी, माफ करना, मैं नशे में था, ज्यादा पी ली थी, बकवास कर रहा था। चिंशी, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, सच कहता हूं, तुमने यह सब मेरे लिए किया। मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकता हूं? तुम उसके साथ सो ही चुकी हो तो फिर उससे और ज्यादा मांग लो। बस मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, हम तुरंत शादी कर लेंगे। तब तुम्हें उसके साथ सोने की जरूरत नहीं रहेगी। हम साथ मिलकर अच्छी जिंदगी बिताएंगे। तुम महोदय, माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर घूंघट नहीं खोया। मैं आज रात एक नया बना दूंगी। कोई बात नहीं। उसने तुम्हें परेशान किया? हाँ, भाई कोई। वह परीक्षा में पास नहीं हुआ। उसने बहुत शराब पी रखी थी। मैं उसे जानती हूँ। उसने जानबूझकर वो बातें मुझसे नहीं कहीं। वह बस मूड में नहीं था। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया तो फिर तुम रो क्यों रही हो? हेजी, क्या तुम सचमुच उससे शादी करना चाहती हो? तुम उसे कितना जानती हो? हम एक दूसरे को बहुत बरसों से जानते हैं। मैं निश्चित रूप से उसे जानती हूँ। उसके माता पिता पढ़े लिखे लोग हैं। वह खुद भी पढ़ा लिखा है और अच्छा इंसान है। उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने मेरी सगाई भी उससे कर दी थी ताकि मैं उनकी बहू बनूं। महोदय, आप नहीं जानते, गांव की बहुत सी लड़कियां उसे पसंद करती हैं, लेकिन उसके परिवार ने सिर्फ मुझे चुना। शायद तुम्हारे गांव में सिर्फ तुम ही इतनी भोली हो। मैं बिल्कुल भोली नहीं हूँ। हेजी, चाहे तुम किसी को कितना भी चाहो, पहले खुद से प्यार करना याद रखना। इस तरह किसी मर्द के लिए खुद को कुर्बान करने पर वह मर्द तुम्हारी कदर नहीं करेगा। महोदय, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ, इसलिए वह मेरी कदर नहीं करता? तुम बहुत अच्छी हो। वह तुम्हारे लायक नहीं है। उसने तुम्हें जो सताया है उसकी सजा उसे मिलेगी। महोदय, न्याय विभाग। परीक्षा में नकल करने वाले कुछ छात्र पकड़े गए हैं। कहा जा रहा है कि परीक्षक को रिश्वत दी गई थी। लिखते समय खास शब्द और पैराग्राफ पहले से तय करके नकल की गई। वो कोई कैन भी उनमें शामिल है। माफ कीजिए महोदय, मैं पता है, तुम पहले जाओ। जी महोदय, कोई दादा को पकड़ लिया गया है। दरबार उनके साथ क्या करेगा?
अगर सबूत पक्के हैं तो 40 कोड़े और जीवन भर के लिए परीक्षा से वंचित। उसका शरीर मजबूत है, मारने से नहीं मरेगा, फिक्र मत कर। जीवन भर के लिए परीक्षा से वंचित। इन सालों में कोई दादा की एक ही ख्वाहिश थी, वो है राज परीक्षा में बैठना। अगर उन पर जीवन भर का प्रतिबंध लग गया तो वह इसे कैसे सह पाएगा? महोदय, उनमें असली योग्यता है, वह कभी नकल नहीं करेंगे। आप क्या यही वह प्रतिशोध है जिसकी आपने बात की थी? तुम चाहती हो कि मैं उसकी मदद करूं? लेकिन मेरे पास 5000 सोने के सिक्के नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। तो फिर आपको किस चीज की जरूरत है? चिंशी, आगे से इसे मत लाना, यह ठीक है। मुझे अभी कुछ काम है, न्याय विभाग वापस जा रहा हूं, अभी नहीं खाऊंगा। महोदय, आप तो अभी लौटे हैं, खाना क्यों नहीं खाएंगे? अच्छी बच्ची, जाओ हाइड्रोजन के साथ खेलो। हे जी। तृतीय भैया, कुई कैन अब कैसे है? न्याय विभाग ने पुष्टि की है कि कुई कैन सिर्फ उन नकलची छात्रों के साथ कुछ बार शराब पीने गया था, नकल में शामिल नहीं था। अब उसे छोड़ दिया गया है। बहुत अच्छा। मैंने कहा था ना, मेरे कोई दादा कभी नकल नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि उसने लोगों को पहचानने में गलती की, उसे सबक सिखाने के लिए न्याय विभाग ने उसे 40 डंडे मारे हैं। 40 डंडे? यह तो कोई दादा की आधी जान ही ले लेगा। वह राजधानी में अकेला है, उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। 1 घंटे की छुट्टी। महोदय, जल्दी जाओ, जल्दी लौटना, तुम्हारा इंतजार करूंगा खाने के लिए। शुक्रिया महोदय, मैं जरूर समय पर लौटूंगी। तुम्हें पता है कि कुई कैन अच्छा इंसान नहीं है, फिर तुमने उसे रोका क्यों नहीं? कुछ चीजें उसे खुद अपनी आंखों से देखनी पड़ती है। तुमने कहा था कि अगर वह यहाँ होती तो वह मंत्री जरूर तुम्हारी मदद करता। अब देखो क्या हुआ, नौकरी नहीं मिली और पिटाई खा ली। यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? हल्के से अब देखो क्या हुआ, नौकरी नहीं मिली और पिटाई खा ली। मैं तुम्हारे साथ यह तकलीफ भरा जीवन नहीं जी सकती। रे बाप, ओह मेरी जान, रोना बंद करो, मेरा दिल दुख रहा है। अब शिंशी उसी की वजह से है। जरूर उस दिन में नशे में था। उसे गाली देने के बाद वह जरूर उस मंत्री के पास गई होगी और उससे शिकायत की होगी। ये बदमाश मेरे माँ बाप ने उस पर इतना एहसान किया और उसने ऐसा बदला चुकाया। मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। अब उस मंत्री का संरक्षण उसे मिल गया है, तुम उसे सबक कैसे सिखाओगे? पहले तो तुमने कहा था कि अच्छी जिंदगी मिलेगी, इसलिए मैंने अपना घर बार छोड़कर तुम्हारे साथ राजधानी आई। अगर तुम मुझे अच्छे से नहीं रख सके तो मुझे माफ करना, मैं भी बेरुखी दिखा दूंगी। यू होंग, पड़ोस की भाभी। भैया सन, भैया कुई कैसे है? क्या पड़ोस की आंटी ने उनकी देखभाल करने में मदद की? बहुत अच्छे से देखभाल की है। श्याम लड़की, तुम बेफिक्र रहो। तो उस समय भैया सन ने कहा था कि अच्छी देखभाल हो रही है, इसका मतलब यह था। जान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पहले उसने हमें कैसे पाला, आगे भी वही हमें पालती रहेगी। अगर उसने हमें पालने से इनकार किया तो उसकी अच्छी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हम अरे कहाँ छू रहे हो? छे हल्के से।
भैया सन, मुझसे सच कहो, उस दिन तुम गांव गए थे, वहां क्या देखा? तुम्हें पता चल गया? भैया सन, मैं सच सुनना चाहती हूँ। ठीक है। जब मैं उसके घर के अंदर गया तो देखा कि वो बेहद अस्त व्यस्त कपड़ों में बगल के घर से आ रहा था और पीछे से औरत की गालियां सुनाई दे रही थीं। अरे क्विकैन, तू मेरा खाता है, मेरा पीता है और मेरे साथ सोया भी है और कहता है कि मुझे अच्छी जिंदगी दिलाएगा। तू मुझे धोखा मत देना। मैंने उसे बताया कि मैं मंत्री के महल से हूँ। वो बहुत उत्तेजित हो गया। उसने मुझसे पूछा क्या पूछा? पूछा कि क्या तुम्हें मार डाला गया है और महल वाले कितना मुआवजा देने वाले हैं। उसने ये भी कहा कि वो तुम्हारा मंगेतर है। उसके परिवार ने तुम्हें 10 साल से ज्यादा पाला है, 50 तोले चांदी से कम में। वो राजधानी जाकर राजा से न्याय की गुहार लगाएगा। सुन भैया, आगे बताओ, मुझे भी जानना है। मैंने उसे चांदी और आटा देने के बाद उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें बाबू ने अपने हरम में रख लिया है? कहा कि हरम में रखना ठीक है, लेकिन आगे से हर महीने उसे 5 तोले चांदी देनी होगी। मैंने कहा, तुम तो एक चूल्हा जलाने वाली नौकरानी हो। उसने गांव की औरतों को निकम्मा कहकर गालियां दी। फिर बताओ। मेरे दूसरी बार उसे चांदी देने के बाद उसने देखा कि तुम्हें बाबू की पसंद आ गई है, तो जिद करके तुम्हें ढूंढने आया। उसकी प्राथमिक परीक्षा पास नहीं हुई, वो मुख्य परीक्षा में बैठ नहीं सकता, तो उसने तुम्हारे नाम का हवाला देकर धमकी दी। बाबू को एक चिट्ठी लिखी। उसने बाबू को चिट्ठी लिखी थी? बाबू को डर था कि वो तुम्हारे सामने बकवास करेगा, तो उन्होंने अपना नियम तोड़कर उसे परीक्षा में बैठने दिया। हे काली लड़की, तेरा वो मंगेतर कोई अच्छा आदमी नहीं है। उसकी औकात भी कुछ नहीं है। उसने पहले ही सुन रखा होगा कि हवेली में नौकरों की पिटाई हत्या आम बात है और बाद में मोटा मुआवजा दिया जाता है। इसीलिए तुम्हें अकेले राजधानी भेजा। वो तुम्हारी जान के दाम वसूलना चाहता है। कोई भैया, इस साल सूखा बहुत भयंकर है। अनाज का तो कोई सहारा ही नहीं है। गांव के मर्द सब काम की तलाश में बाहर चले गए हैं। क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, कोई काम ढूंढते हैं। पैसे मतलब पेट भरने का इंतजाम करो। मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ। तुम लोगों की समझ ही कम है। दूसरों की गुलामी कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बाबूजी विद्वान हैं। मैं बचपन से ही पढ़ता लिखता आया हूँ। मैं तो विद्वान बनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। मैं भले ही भूखों मर जाऊं, लेकिन वह गंदा मेहनत का काम नहीं करूंगा जो मेरी विद्वता का अपमान करे। हाँ कोई भैया, मैं समझ गया। तुम अच्छे से पढ़ाई करो। मैं ताकतवर हूँ, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। मैं जमींदार के यहाँ मजदूरी करने जाऊंगी। मैं जरूर मेहनत करके पैसे कमाऊंगी। तुम इंतजार करना, मैं तुम्हें बाद में पैसे भेजूंगी। चिंशी, वो जमींदार तो झोबापी जैसा है। तुम वहां गई तो चाहे तुम कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वह तुम्हें पैसे नहीं देगा। तुम इतनी सीधी सादी हो, तुम्हें तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। तो फिर अब क्या करें भैया? हाँ, मैंने सुना है परीक्षा देने राजधानी गए छात्रों ने कहा वहाँ राजधानी में एक मंत्री हैं जो साल भर कामगार ढूंढते रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह मंत्री जितना पैसा देते हैं वह राजमहल में बादशाह की सेवा करने वाले खव्वाज आसराओं से भी ज्यादा है। अगर तुम वहाँ गई तो 1 साल में ही तुम धनवान बनकर लौट आओगी। लेकिन राजधानी गांव से बहुत दूर है। मैं चली गई तो तुम क्या करोगे? सोचो तो, तब हमारी शादी के पैसे भी हो जाएंगे। मेरे राजधानी जाकर परीक्षा देने के पैसे भी हो जाएंगे। तुम्हें भी बाहर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। बस घर पर खेती करना, सुअर पालना, मेरे बच्चे जनना और मेरी देखभाल करना। कितना अच्छा होगा, है ना? भैया तुम ठीक कहते हो। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं राजधानी जाऊंगी। मैं जरूर तुम्हारे लिए और पैसे कमाऊंगी। अरे दिन एक भाई साहब, तुमने उस समय मुझे क्यों नहीं बताया? हे अगुर, उस समय ये भाई साहब की गलती नहीं थी। उन्होंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि महोदय ने मना किया था। महोदय ने कहा हर किसी के बड़े होने में कठिनाइयां आती हैं।
जब तुम खुद इनसे गुजरोगी तभी आगे का रास्ता समझ आएगा। खुद से प्यार करना, दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा न करना। इतने सालों से मैं एक मजाक बनी हुई थी। मुझे सबसे ज्यादा शर्मिंदगी महोदय के सामने है। तीन दिन हो गए, महोदय ने मुझे सेवा के लिए नहीं बुलाया। वे इतने समझदार हैं, मैं अब और उदास नहीं रह सकती। इतनी जल्दी समझ में आ गया? महोदय, मुझे लगता है मैं एक बेवकूफ की तरह थी। 2 साल से आप मेरा मजाक देख रहे थे। मन में बहुत शर्म आ रही है। महोदय, मैंने सोच लिया है, जब मैं आपका मजदूरी का पैसा चुका दूंगी तो गांव लौट जाऊंगी। तुम जा रही हो? क्यों? तुम जा रही हो? हाँ। क्यों? तुम शादी भी नहीं कर रही, फिर वापस जाकर क्या करोगी? महोदय, दरअसल मैं राजधानी आना नहीं चाहती थी। मेरे सारे रिश्तेदार गांव के पहाड़ों में हैं। अगर पैसे कमाने के लिए नहीं होता वीकेंड की पढ़ाई का खर्च उठाने तो मैं राजधानी नहीं आती। महोदय, आप और आपके घर के सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, पर मैं तो एक गांव वाली हूँ। काम करने और खेती करने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। अब जरूरत भी नहीं है उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने की। शहर में रहने का कोई मतलब नहीं है। अब गांव में सूखे की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। मैं खाने पहनने में नखरे नहीं करती। मैं फिर भी खेती करने वापस जाने का इरादा है। तुम्हारी नजरों में बस वही है क्या? तुम 2 साल से इस घर में रही हो और अब बस चली जाओगी? इस घर के लोगों की थोड़ी भी फिक्र नहीं? इस घर के लोगों की? नहीं, ऐसी बात नहीं है महोदय। मैं नहीं अभी जा रही हूँ। मैंने अभी पूरा चुकाया नहीं है आपका पैसा। मैं पूरा समय काम करके ही जाऊंगी। बहुत नमकीन है। क्या तुम फिर वह अचार वाला नमक चुरा लाई हो? तुम मुझे नमक से मारने पर तुली हो क्या? अरे, अब तो बात भी नहीं कर सकते। पहले कुछ कहते तो बेवकूफों की तरह हंस देती थी, अब कुछ कहो तो आंखें लाल हो जाती हैं। कल को गांव लौटकर तो क्या मुझसे नफरत करने लगोगी? क्या मैंने ही तुम्हें इतना लाडला बना दिया है? नाजुक। अरे महोदय, महोदय का चेहरा तो जून के मौसम से भी ज्यादा चंचल है। हेजी, हेजी मैं हूँ। भैया, तुम यहाँ कैसे? अच्छा हुआ तुमने जल्दी से पकड़ लिया, वरना मैं तुम्हें दीवार में ठोंक देती। एक थप्पड़ में ही दीवार में फंसा देती। हेजी, कितने पैसे लोगे रुकने के लिए? तुम ही बता दो कीमत। अरे, क्या हुआ? अरे, बड़े साहब पहले गाना गाते थे, 2-3 लाइन गाकर रुक जाते थे, लेकिन इन दिनों आधी रात को भी नहीं सोते, बस चिल्लाते रहते हैं। ये अश्लील गाने कोई सभ्य इंसान सह नहीं सकता। अच्छा नहीं गा रहे थे? तुम्हें समझ नहीं आया? हेजी, भैया तुमसे विनती है, तुम उसकी बात मान लो और रुक जाओ। भैया अपनी जो भी बचत की है आधी तुम्हें दे दूंगा, ठीक है ना? लेकिन मैं फिर भी गांव लौटना चाहती हूँ। ठीक है, मानो मैं आया ही नहीं। अगर कभी मेरी मौत हो गई, मेरा पैसा महल में ही छुपा है, 38वें पेड़ के नीचे, 2 मीटर गहरा। खोद कर अपनी दहेज में रख लेना। अरे अरे, छोटू, उस समय भैया ने तुम्हें नहीं बताया था, क्योंकि तुम उस वक्त बहुत छोटे थे। भैया को डर था तुम्हारी कोमल भावनाएं आहत हो जाएंगी।
अब भी तो भैया ने तुम्हें नहीं बताया, तुमने खुद ही देख लिया ना। और सुनो, जल्दी पता चल गया, यह अच्छी बात है। इस शहर में अच्छे लड़के बहुत हैं, तुम क्यों एक अंधे बेवफा के लिए यह शानदार जिंदगी छोड़ रही हो? इसकी कीमत नहीं है, भैया की बात मानो, इसकी कीमत नहीं है। भैया सुन, तुम्हारी दिली भावना मैंने स्वीकार कर ली, लेकिन मैं जाने का फैसला कर चुकी हूँ। मुझे जाना ही है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो भैया तुम्हें समझाता हूँ। क्या समझाना है? तुम्हें याद है वो बीफ जर्की जो तुमने भैया को दी थी? हाँ। उस बीफ जर्की में कम से कम आधा किलो जुलाब मिला हुआ था। तुमने भैया को दिया तो भैया ने ले लिया। क्या भैया ने तुम्हारा इनकार किया था? देखा, यही फर्क है। भैया को पता था कि खाने से 10 लगेंगे, लेकिन भैया ने तुम्हें छोटा समझकर बिना हिचकिचाहट खा लिया। भैया ने सिर्फ खुद ही नहीं खाया, भैया ने छोटे भाई को भी साथ में खिलाया। अरे सॉरी यार। अरे तू भैया को पहले बोलने देना। नहीं, पहले मैं। भैया पहले आया था। अरे वो बीफ जर्की तुमने ही मुझे दी थी। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे बात करने में? हम दोनों 5 दिन तक बार बार शौचालय भाग रहे थे। इस तरह हम दोनों ने तुम्हें मना नहीं किया था। तुम खुद पर गौर करो कि अभी क्यों बड़े भाई को ना कह रहे हो। छोटे, बस करो। तुम ठीक से सोच विचार करो। अगर तुमने तय कर लिया है तो रुक जाओ। आगे चलकर चाहे तुम बीफ जर्की में कितना भी जुलाब मिला दो, बड़े भाई फिर भी खाएंगे। रख लो। कहो ना, हुजूर हाल ही में अचानक काम में उलझ गए हैं, कई दिनों से घर नहीं लौटे हैं। क्या वो फिर मुझसे नाराज तो नहीं है? सुन भैया, छोटे। हुजूर, आप आखिरकार वापस आ गए। तुम तो गांव जाकर खेती करना चाहती थी ना? बिल्कुल सही, तुम कल सुबह ही जल्दी से निकल जाओ। बग्गी मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ ली है। गाड़ीवान तुम्हें तोंगहुआ गांव पहुंचा देगा। आगे से तुम्हारा शांगशुफू से कोई लेना देना नहीं रहेगा। हुजूर, इसका क्या मतलब है? मैंने अभी तक दिन पूरे भी नहीं किए हैं। आपको मेरी मजदूरी नहीं देनी है। तुम्हारा यह बदसूरत चेहरा इस अधिकारी का देखते देखते बुरा हाल हो गया है। तुम्हें कुछ रुपए दे रहा हूँ इसलिए कि तुम 2 साल यहाँ रही और अपने मंगेतर को खत्म कर दिया। जल्दी से चली जाओ, पैसे लेकर जाओ और एक मकान खरीद लो। कौन जाने कोई मर्द पैसों के लालच में तुम पर फिदा हो जाए। नहीं हुजूर, मैं चली भी जाऊं तो भी आपका पैसा नहीं लूंगी। काली बहन, तुम हुजूर की बात मान लो। हुजूर, हुजूर, हुजूर। जल्दी करो, जल्दी गाड़ी पर चढ़ो। काली बहन, जल्दी से चली जाओ। वापस जाकर अच्छे से रहना, दोबारा राजधानी मत आना। चली जाओ। सावधान रहना। पुराने लोगों ने ठीक ही कहा है, बिल्कुल सही। पेड़ गिरा तो बंदर भागे। पहले शांगशुफू में भीड़ लगी रहती थी, अब एक बार गिर गया तो हर कोई उस पर एक लात मारना चाहता है। थू, ये हेजू ने कम बेईमानी नहीं की, उसकी मौत जायज है। यह तो सही है। सुनने में आया है इतने सालों में उसने कम रिश्वत नहीं ली। करोड़ों रुपये कहा जाता है। बादशाह का खजाना भी उसके बराबर नहीं था। हुजूर, मुसीबत आ गई। बड़ा भ्रष्ट अधिकारी।
आम लोगों का शोषण करता था। मार डालो इसे। हम आम लोगों का पैसा हड़पा। कुत्ते अफसर, तुम्हारी बुरी मौत हो। हुजूर महोदय, बस 2 साल ही तो हुए हैं, अब कैसे ऐसे हो गए? जी, तुम चले गए नहीं थे। मैं तो जाने वाला था, लेकिन शहर से बाहर निकलते समय सुना कि महोदय को कुछ हो गया है, तो मैं वापस आ गया। जब वह नहीं चाहता था कि तुम जाओ, तब तुम जाने पर तुले थे, और अब जब वह चाहता है कि तुम जाओ, तो तुम नहीं जा रहे। तुम सचमुच अजीब हो। छोटे भैया, महोदय को आखिर हुआ क्या है? उन्हें बचाने के लिए आखिर कितने पैसे चाहिए? मेरे पास अभी भी कुछ पैसे हैं, सब तुम्हें देता हूँ। पैसे? तुम जानती हो उस पर क्या आरोप है? उस पर सिर्फ इसलिए आरोप है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। महाराज उसे मारना चाहते हैं। तुम्हारे पास इतना वक्त है तो ये पैसे लेकर जल्दी से भाग जाओ। उसकी फिक्र मत करो, इन सालों में उसने काफी जी लिया है। मर गया तो मर गया। तो फिर तुम क्यों नहीं जा रहे? हम दोनों एक जैसे नहीं है। मैंने इतने सालों तक उसकी देखभाल की है, मुश्किल से उसे इतना बड़ा किया है। अगर वह मर गया तो मुझे उसका अंतिम संस्कार करना होगा। फिर उन नीचों को मार डालूंगा। और पैसे लेकर मौज मनाने चला जाऊंगा। उसे मारना कौन चाहता है? ठीक है, वैसे भी वह मरने वाला है। तुम उसके लिए रुक गई हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं। दरअसल युवराज का असली उपनाम हो नहीं है। उनका असली उपनाम लू है। उनके पिता मशहूर जनरल वेटिंग थे। जनरल साहब, विजय पर बधाई हो। सही सलामत लौट आए, बस यही काफी है। शेर तुम्हारी बहुत याद कर रहा है। चीयर। शाही फरमान आया है। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट का आदेश है। लू शियाओ ने धर्म और नैतिकता का उल्लंघन किया है और दुश्मनों के साथ मिलकर विद्रोह की साजिश रची है। शाही जहर का प्याला दिया जाता है, तुरंत मृत्युदंड दिया जाए। पूरे परिवार के 516 सदस्यों को कल दोपहर ठीक 3 बजे सिर कलम कर दिया जाएगा। ये सम्राट का आदेश है। ये नहीं हो सकता। मेरे पति अभी दक्षिणी सीमा से विजयी लौटे हैं। इस युद्ध में उन्होंने शानदार जीत हासिल की है। देशद्रोह का आरोप कहाँ से लगा? जरूर मेरे भैया ने गलती की है। लू शियाओ, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? मैं स्वीकार नहीं करता। मैं महाराज को पत्र लिखकर सच्चाई बताना चाहता हूँ। कागज और कलम लाओ। तुम महाशय, इसका क्या मतलब है? आसमान से बारिश होने वाली है। सरदार, जल्दी अपनी यात्रा शुरू कर दो। सुनते हैं मृत्यु लोक के रास्ते में मोगरे की खुशबू छाई हुई है। क्या महाराज का यह मतलब है कि वे मेरी मौत चाहते हैं? मेरे पापा को मत मारो, मेरे अब्बा को मत मारो। सरदार कभी देशद्रोह नहीं कर सकते। महाशय, कृपया मुझे मेरे भैया से मिलवा दीजिए।
राजकुमारी, भले ही आप सम्राट की सबसे प्रिय हो, लेकिन अब लू श्याओ ने देशद्रोह का अपराध किया है। ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। महाशय, मेरी विनती सुन लीजिए, मुझे मेरे भैया से एक बार मिलवा दीजिए। महाशय, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। माँ, लिंग युई, सम्राट ने वाकई राजकुमारी के लिए एक संदेश भेजा है। राजकुमारी, अगर आप अभी भी पुराने भाई बहन के प्यार को याद करती हैं, तो खुद ही खत्म कर दो लू श्याओ और उसके द्रोही बेटे को, और सम्राट की चिंता दूर करो। क्या बात है, शिकार खत्म होते ही धनुष तोड़ दिया। हाँ 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 हाँ, क्या देशद्रोह, क्या दुश्मन से मिलने का झूठ। सच तो यह है कि इस शांत और समृद्ध साम्राज्य में मेरी उपलब्धियां सम्राट के लिए खतरा बन गईं और राज परिवार को बस मेरी मौत चाहिए। मैं लू श्याओ आधी जिंदगी युद्ध लड़ता रहा, आम लोगों की रक्षा के लिए, इस देश की सीमाओं की हिफाजत के लिए, लेकिन आज मैं अपनी पत्नी और बच्चे की भी रक्षा नहीं कर सका, तो फिर इस वफादारी का कोई मतलब नहीं रहा। सरदार, लू परिवार के योद्धाओं, मेरी पत्नी और बच्चे के लिए रास्ता साफ करो। पत्नी, शूएर को लेकर तुरंत भाग जाओ। शूएर, जल्दी भागो। उस रात पूरा लू महल खून से लथपथ हो गया था। फिर आगे क्या हुआ? महारानी और बड़े साहब का क्या हाल हुआ? राजकुमारी को पता था जब तक वह जिंदा है छोटे राजकुमार का बचना नामुमकिन था, इसलिए उसने राजकुमार को महल के माली के हवाले कर दिया। खुद वहीं रुक गई ताकि राजकुमार को वक्त मिल सके। आशु, तुम हेशु के साथ चले जाओ, पीछे मत देखना। तो माँ आशु के साथ नहीं जा रही? आशु, मेरी बात मानो, लू परिवार का भविष्य तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें जिंदा रहना ही है। जल्दी करो, उन्हें जाने मत दो। वो रहा, पकड़ो उसे। चलो। माँ, वो तरफ है। माँ, छोटे मालिक, तुम सेनापति की इकलौती संतान हो, पीछे मुड़कर मत देखो। माँ, माँ, माँ। लेकिन राजकुमारी तो सोने की चिड़िया थी। सेनापति लू भी नहीं रोक पाए, वह और क्या कर सकती थी। दरबार ने फैसला किया लू परिवार के हर सदस्य को मार डालने का। छोटे राजकुमार को मरना ही था। उसके बाद क्या हुआ? राजकुमारी और सेनापति दोनों लू महल के दरवाजे पर मारे गए। लेकिन जिस माली को राजकुमारी ने सौंपा था, वह सेनापति के परिवार का एहसानमंद था। एहसान चुकाने के लिए माली ने अपने ही छोटे राजकुमार जितने ही उम्र के छोटे बेटे को छोटे राजकुमार के कपड़े पहनाकर खुद ही मार डाला और सड़क किनारे फेंक दिया। राजकुमार ने पहचान बदल ली और बच गया। उसके बाद के सालों में राजकुमार ने बहुत कष्ट झेले। माली के पास कोई हुनर नहीं था उसे पालने के लिए। मेहनत मजदूरी करके गुजारा करना भी मुश्किल था। उसे भूखा नंगा रहना पड़ता। भूख से बेहाल होकर कुत्ते का खाना तक छीन लेता। कुत्ते का खाना छीनने की वजह से ही उसे लगभग कुत्ते के मालिक ने मार ही डाला था। हेजी, पता है तुम्हें, जब इंसान के पास न ताकत हो न दौलत, तो जीना भी एक कुत्ते से भी बदतर होता है। उसकी एक जान एक कुत्ते के एक वक्त के खाने से भी सस्ती थी।
खा ले। अरे नापित नामात का, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे वोंकाई का खाना छीनने की? तेरी औकात है? छोटे मालिक, यह आपका बूढ़ा नौकर नाकारा है। इसकी वजह से आपको ये कष्ट झेलने पड़े। मुझे जीना है, जीकर ही बदला लूंगा। हे शू, मुझे लू परिवार का मामला फिर से खोलना ही है। छोटे मालिक, अगर ऊपर उठना है तो अफसर बनना होगा, और दरबार ही सबसे ज्यादा बेरहम जगह है। तो मैं बनूंगा सबसे ज्यादा बेरहम इंसान। लू परिवार ने देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया और इसका ये हाल हुआ। तो मैं बनूंगा इस दुनिया का सबसे बड़ा दरबारी चालबाज। सब कुछ बदल दूंगा। मैं इस सड़े हुए सुनहरे युग को ढा दूंगा। साहब की हालत इतनी खराब थी, मुझे तो पता भी नहीं था। खैर, राजकुमार ने कमाल कर दिया। 14 साल की उम्र में ही वह प्रथम आया दरबार में। बाकी सब राज काज की बातें कर रहे थे देश चलाने के तरीके, लेकिन केवल राजकुमार ने कहा कि शांति के इस दौर में मौज मस्ती करनी चाहिए। तो सम्राट महाराज वह नाराज नहीं हुए? बादशाह बहुत नाराज हुए, उन्हें दरबार में आने से रोक दिया, लेकिन बाद में चुपके से उन्हें महल में बुलाया। पूछा, जीवन का आनंद लेना क्या मतलब है? बताओ, दिन में दरबार में तुमने जीवन का आनंद लेना कहा था, उसका क्या अर्थ है? महाराज, आपने अपने आधे जीवन ताकत के लिए खुद को झोंक दिया। अब चारों दिशाओं में शांति है, लेकिन मन में आनंद की ख्वाहिश भी दबानी पड़ती है। मेरा विचार है, यह शांतिपूर्ण समृद्ध समय क्या आपके लिए सुनहरी जेल नहीं है? बेशर्म होशु, तुम जानते हैं, तुम्हारी इन बातों के आधार पर मैं तुम्हें अपमान का दोषी कर सकता हूं, तुम्हारा सिर कलम कर सकता हूं। महाराज, आज रात मुझे महल में बुलाया है। मुझे पता है यह दोष नहीं सुनाने के लिए है। हाँ हाँ हाँ, हिम्मत है, मैं तुम्हें गलत नहीं समझा। कल से तुम मुझे ले जाओगे जीवन का आनंद लेने के लिए। मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे कैसे इस जेल से बाहर ले जाते हैं। मैं आदेश स्वीकार करता हूं। फिर आगे क्या हुआ? क्यों साहब पैसा इकट्ठा करने लगे? फिर साहब मनोरंजन के स्थानों में अटके रहे, देश भर से खूबसूरत नर्तकियों को खोजा। शहर के बाहर भी 30 मील दूर एक बगीचा बनवाया। हर महीने वहां सन की लकड़ी 1500 किलो, सफेद कोयला 100 किलो, लाल कोयला 200 किलो, चांदी का खनिज 10 तोला, काला कोयला 100 किलो, अच्छा कोयला 200 किलो, सिर्फ इसलिए महाराज के लिए अमृता की दवा बनाने के लिए। अमरता की दवा? हाँ, इसका खर्च बहुत ज्यादा था। राजकोष इसे सहन नहीं कर सका था, तो महाराज ने साहब को पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी। साहब खुशी खुशी मान गए। इसके लिए और आसानी से पैसा इकट्ठा करने के लिए महाराज ने साहब को न्याय विभाग में मुख्य अधिकारी का पद दिया। उनका यह मुख्य अधिकारी पद इस तरह मिला? साहब बहुत जल्दी अनुकूल हो गए। पद पर बैठने के पहले महीने 50,000 तोला सोना लिया, एक राजकुमार के मृत्युदंड माफ करने के लिए। उसके बाद से बात बढ़ती ही गई, लेकिन शुरुआत में बहुतों ने उनकी शिकायत की। महाराज, ओशु ने न्याय विभाग को महज 6 महीने में गंभीर दोषी सोना देकर मृत्युदंड से बचते हैं, मामूली दोषी चांदी देकर दोष से छूट जाते हैं। उनके निजी भंडार में जमा राजकोष के आधे के बराबर हो सकता है। यह सचमुच न्याय के विरुद्ध है। महाराज, मेरे एक प्रश्न है। बोलो। यदि मैं सीढ़ी पर खड़ा होकर आंखें बंद कर लूं और श्रीमान जी यहां नीचे बैठे हों, महाराज की क्या राय है? क्या मैं एक तीर उनकी भौं के बीच में लगा सकता हूं? ओ मंत्री, यदि तुम आंख बंद करके एक तीर इस बूढ़े की भौं के बीच में लगा दो, मैं तुम्हें दक्षिण का नमक खनिज दे दूंगा।
महाराज। तुम सोचो, साहब ने लगाया या नहीं? पता नहीं, लेकिन मुझे पता है अगर महोदय निशाना लगाना चाहें तो जरूर लगा सकते हैं। दरबार में युवराज ने एक ही तीर से झांग युशी के माथे पर वार किया, नमक की खान पर कब्जा कर लिया। उस दिन के बाद से युवराज का धन इकट्ठा करना लगभग बन गया दरबार का एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में बात नहीं की जा सकती। जिस किसी के घर में भी मुसीबत आती वह रातों रात पेटियां लेकर शांग शुफू के दरवाजे पर दस्तक देने आता। अगले दिन मुसीबत में फंसा परिवार का सदस्य घर लौट सकता था। मेरे ख्याल से तब तक सम्राट जीवित हैं, शायद युवराज इसी तरह बेलगाम चलते रहेंगे। लेकिन अचानक उन्होंने ताइवेई फू को मना कर दिया। ताइवेई फू वही तो है जिसने मुझे चांदी दी थी मुझे नौकरी बदलवाने के लिए। बेवकूफ, वह तुम्हारी नौकरी नहीं बदलवाना चाहती थी, वह तुम्हें रिश्वत देना चाहती थी ताकि तुम युवराज से सिफारिश करो। तो फिर मैंने युवराज को मुसीबत में डाला। महोदय ने जो हाथ में लिया वह ज्यादातर लालच और पदों की बिक्री के मामले थे, लेकिन उस ताइवेई फू के युवराज का मामला तो एक साधारण लड़की का बलात्कार था। उसने उस छोटी लड़की के साथ खेल में उसकी जान ले ली और मार डाला उस लड़की के भाई को भी। उस ताइवेई फू के लोग बहुत बुरे हैं। युवराज को पता था कि उनका अंत करण तो बहुत पहले मर चुका है, उनके हाथों पर भी लगी है अनगिनत जानों का खून, लेकिन एक मासूम छोटी लड़की के सामने वह सहन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने तुम्हें भेजा। तुमने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल सही किया। युवराज की उम्मीदों पर खरे उतरे। जी, जाकर प्रांगण का दरवाजा संभालो। 5000 सोने के सिक्कों से कम के छोटे मामले मुझे परेशान मत करना। महोदय ने उस समय मुझ पर इतना भरोसा कर लिया। क्योंकि महोदय ने मुंह नहीं खोला, ताइवेई फू के युवराज को सिर कलम करने की सजा सुनाई गई। उस दिन के बाद से ताइवेई फू के पूरे परिवार ने दुश्मनी मोल ले ली। तो कहने का मतलब ताइवेई फू वालों ने ही महोदय को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ ताइवेई फू अकेला महाशय की स्थिति को हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पहले विद्यार्थियों ने रिश्वत दी थी, यह बात तुम्हें भी पता है। घूस देना अब कोई राज नहीं रहा। पिछले कुछ शांगशू लोगों ने आंखें मूंद ली। पैसा मिल रहा था, वे पूछताछ भी नहीं करते थे, लेकिन वह कोई कैन उसकी आंखों में अंधेरा था। उसने तुम्हारा अपमान किया। तुम बहुत अच्छी हो, वह इस लायक नहीं था। उसने तुम्हारा अपमान किया, उसे इसकी सजा मिलेगी। यह पहली बार था जब उसने लीबू के मामले में दखल दिया। लीबू में बहुत मोटा मुनाफा है, कई अहम पद शाही परिवार के लोगों के पास है। केयू में रिश्वत बहुत बड़ा मामला है, आम जनता पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। सम्राट ने आदेश दिया, कुछ अहम अधिकारियों को निर्वासित कर दिया। इस वजह से वह स्वाभाविक रूप से उससे थोड़ा नाराज है। महाशय ने कुछ गलत नहीं किया, पहले उन लोगों ने रिश्वत दी थी। हेजी, इस दुनिया में कभी सही और गलत इतना मायने नहीं रखता। उन लोगों ने बहुत ज्यादती की है, मैं महाशय को बचाने जाऊंगी। इतना आसान नहीं है। ताइवेई फू ने मौका पाकर संपर्क किया उन विद्यार्थियों से जो फंस गए थे। हालांकि इन विद्यार्थियों ने रिश्वत दी थी, लेकिन उनमें असली प्रतिभा भी थी। उनमें से कुछ लोग नकल करने में माहिर थे। किसी ने उसके लहजे में उसकी एक डायरी लिखी जिसमें सालों की रिश्वतखोरी का ब्यौरा था। कोई नकल करने में माहिर था। उस डायरी में लिखी रकम राजकोष से 10 गुना ज्यादा थी। उसमें विस्तार से लिखा था कि उसने सालों में कितनी नौकरानियों को मार डाला। इन नौकरानियों की पहचान रातों रात बना दी गई। हर एक गरीब परिवार से थी, जिससे हजारों लोगों ने याचिका दायर की सम्राट से उसे सजा मौत देने की मांग करते हुए। रातों रात? वे लोग आम लोग नहीं थे। हेजी, इन सालों में महल में आई लड़कियों में से सिर्फ तुम ही हो जो असली आम लोग हो। इसलिए जब मैंने उन्हें देखा तो लगा वे मेहनत का काम करने वाली नहीं लगती। मैंने सोचा शहर के लोग ऐसे ही दिखते हैं। मेरा नाम शिनशी एक्स इंशी है। ठीक है, तो सब जासूस निकले। सम्राट जानते थे कि वे युवराज की रक्षा नहीं कर पाएंगे और मौका देखकर युवराज की निजी संपत्ति को भी राजकोष में मिलाना चाहते थे। उसे मारने से लोगों का गुस्सा भी शांत हो जाता। एक पंथ दो काज। तो क्या उसके पास कोई और रास्ता है? हाँ, है ना। कौन सा? फांसी के मैदान पर हमला। हुजूर की सजा 15 दिन बाद है। मैं और छोटू जा रहे हैं पश्चिमी बाजार का चौराहा देखने, पहरेदारों की बदली का समय पता करने।
भैया सुन, फांसी के मैदान पर हमले के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, आप मुझे भी साथ ले चलिए, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं हुजूर को 5 कोस तक उठाकर भाग सकती हूँ। इजी, यह जान पर खेलने का काम है। हम 2 मर्द हैं, हम ही काफी हैं, तुम एक लड़की हो। अभी तक बच निकलने का मौका है, जल्दी से गांव वापस चली जा, यह बहुत खतरनाक है। मैं नहीं जाऊंगी, हुजूर ने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है, अब हुजूर मुसीबत में है, मैं हुजूर को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम हुजूर को क्या जवाब देंगे? पर पहरेदारों की बदली का समय होने वाला है, हमें जाना चाहिए। मुझे एक तरीका सूझा है हुजूर को बचाने का। हाँ, हाथ कहाँ घुसा रहे हो, इतनी भी जल्दी है? यार बहुत ठंड है ना, जल्दी से गर्म कर दूं। जिनशी, जिनशी, तू पागल हो गई है क्या? भगवान भी मेरी मदद कर रहा है, यह बारिश की आवाज बहुत तेज है, कोई भी गंदी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जा सकेगी। अरे शिंशी, तू क्या कर रही है? जल्दी से मुझे छोड़ दे, कल से मैं जेल विभाग में मुख्य लिपिक बनने वाला हूँ। तू जल्दी से अच्छे से आ और मेरे आगे सिर झुकाकर माफी मांग। अगर तू माफी मांग ले तो शायद मैं तुझे छोड़ दूं। अगर तूने मुझे खुश कर दिया तो मैं तेरे पुराने आका को आसान मौत दे सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। मैंने पहले तुझे अच्छा क्यों समझा था? तेरे लिए मैंने 2 महीने का सफर तय किया, राजधानी आने में रास्ते में तेज बुखार आया, मैं रुकी भी नहीं, बर्फ से अपना बुखार उतारा और शहर की तरफ फिर चल पड़ी। खाना खत्म हो गया तो मैंने पत्ते चबाए, बर्फ का पानी पिया। पेट दर्द से रात भर नींद नहीं आई, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि जब मैं पैसे कमा लूंगी तो हम आराम से रह पाएंगे, और तूने मेरे साथ यही किया। तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं मानती हूँ मैं अंधी थी, मुझे कुछ कीमत तो चुकानी ही थी, लेकिन तुमने महोदय को क्यों फंसाया? वह पद तुमने लिखा था दूसरे नहीं जानते, पर मैं जानती हूँ। तुम नकल कर सकते हो, बचपन से ही तुम घोषणाओं के शब्दों की नकल करते आए हो। तो क्या हुआ शिंशी? मैंने तुम्हें मौका दिया था, अगर वह मेरी मदद करता तो मैं उसका एहसान जरूर चुकाता, लेकिन उसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, बल्कि मुझे 40 कोड़े मारे। यह सब वह खुद ही अपनी मौत मोल लाया। तुम्हें यह कहने की भी शर्म नहीं आती? महोदय ने तुम्हारी मदद नहीं की। अगर महोदय न होते तो तुम लोग तो कब के मर चुके होते। महोदय ने ही मुझे चांदी दी थी, चांदी, तभी तुम लोग बच पाए। तब तुम राजधानी आए थे, घर नहीं मिल रहा था, मैंने सब सुना था। महोदय ने ही रक्षक सुन को तुम्हारे लिए घर ढूंढने भेजा, किराया चुकाया। तुमने आधी जिंदगी किताबें पढ़ी, एक छोटी सी परीक्षा भी पास नहीं कर पाए। मेरे हाथों का इस्तेमाल करके महोदय को चिट्ठी लिखवाई। महोदय ने ही नियम तोड़कर तुम्हारा नाम परीक्षा की सूची में डलवाया। क्या तुम्हारे पास कोई इंसानियत नहीं है? हाँ 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 हाँ, वह तो उसकी जिम्मेदारी थी। उसने तुम्हें चूस लिया, मुझे कुछ मुआवजा मिले, इसमें क्या बुराई है? क्या हुआ शिंशी? कल ही तुझे मार डालूंगा, कोई भी तुझे नहीं बचा सकता। मैं जल्द ही अधिकारी बनने वाला हूँ। बचाओ, कोई तो बचाओ। भगवान की कृपा है, तुम चाहे जितना चिल्लाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। वह इस लायक ही था, उसने धन इकट्ठा किया था, वह मरने लायक था। कोई जी, तुम इस कागज पर लिखे शब्दों को देखो और इस चिट्ठी को फिर से लिखो। नहीं लिखूंगा, मार डालो मुझे, फिर भी नहीं लिखूंगा।
हुई जी, अंदाजा लगाओ मैं कितनी ताकत लगाऊंगी इसे घुसाने के लिए। नहीं शिनशी, अगर मैंने कॉपी कर लिया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? अगर तुमने कॉपी कर लिया तो तुमने मेरी एक मदद कर दी। मेरे पास भी तुम्हारा एक राज्य होगा तुम्हारे हाथ में। उसके बाद हम एक ही रस्सी के दो टिड्डे होंगे। ठीक है। तान जी ने सही कहा था। तुम पढ़े लिखे लोग सचमुच ज्ञानी होते हो। शिनशी, क्या अब तुम मुझे छोड़ दोगी? महोदय को नहीं मरना चाहिए, मरने लायक तो तुम हो। तुमने अभी अभी उसे जान कहकर नहीं पुकारा था, अब कैसे उसे छोड़ रही हो? तुम सचमुच चंचल हो। चिंशी, सारी गलती उसकी है। उसी ने लोगों को तुम्हारी संपत्ति हड़पने के लिए उकसाया। उसने कहा कि तुम्हारे मरने के बाद वह मंत्री से पैसे मांगेगा और कोई ओहदा हासिल कर लेगा। वह इंसान नहीं है, वह तो एक जानवर है। तुम्हारे बचपन में भाभी ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया था। तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं आज रात ही गांव लौट जाऊंगी। पहले मैं मूर्ख थी, मुझे पता है तुम सब मुझे बेवकूफ समझते थे। तुम लोग मेरे साथ अच्छा इसलिए करते थे ताकि मैं तुम्हारी मदद करूं, काम करके पैसा कमाने में। यह मेरे साथ अच्छा नहीं था, केवल महोदय ही सच में मेरे साथ अच्छे थे। महोदय ने कहा था जड़ से मिट्टी में मिला दो। तुमने देख लिया है तो तुम्हें मरना ही होगा। लेकिन तुमने कहा था कि हमें छोड़ दोगी। वह मैंने तुमसे झूठ बोला था, तुम लोग सचमुच मान भी गए। महोदय, मैं आपको बचाने आई हूँ। सुना है कल रात पुराने प्रधानमंत्री ने खुद को फांसी लगा ली और अपने हाथ से लिखा एक अपराध स्वीकारोक्ति पत्र छोड़ा है, जिसमें उस साल लू परिवार के दर्दनाक मौत का सच सबके सामने ला दिया है। काले अक्षर सफेद कागज। उस साल जनरल वेटिंग बेकसूर मारे गए थे। मुझे पहले से पता था कि वो बेकसूर थे। जनरल वेटिंग तो देशभक्त आत्मा थे, उन पर ऐसा गंदा आरोप लगाया गया, पूरा परिवार मार डाला गया। पता चला ये सब उस बूढ़े दरिंदे की करतूत थी। उसने अपने पत्र में लिखा है कि वो सालों से लू परिवार के मामले से परेशान था, रातों को नींद नहीं आती थी। उसे तो 18वां नर्क मिलना चाहिए था। और सुनो, मैंने ये भी सुना है कि इस प्रधानमंत्री के अपराध स्वीकारोक्ति पत्र में उस साल इस मामले में शामिल दरबारी अधिकारियों की सूची भी दर्ज है और उसमें पहला नाम है मौजूदा बादशाह। इतने सालों से जो मामला दबा पड़ा था वो दबा नहीं था, ऊपर वाला चाहता ही नहीं था कि वो खुले। देखो, जल्दी देखो, ये शहर के पूर्वी हिस्से का शाही बाग। इन सालों में बगीचे बनवाने, जादुई गोलियां बनाने में जो पहाड़ जितना पैसा खर्च हुआ, वो सब हमारी आम जनता की मेहनत की कमाई थी। कुत्ते बादशाह। खरगोश मर गया, शिकारी कुत्ते को भी मार डाला। इन सालों में कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन आम लोगों के टैक्स लगातार बढ़ते गए और जो अनाज जमा किया गया वो सब भर गया उस बूढ़े बादशाह की जादुई गोलियों की भट्टी में। वो हमारी जान लेकर अपनी अमृता की गोलियां बना रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम इन सालों में हमेशा गहरे पानी और तेज आग में जीते रहे। वो कुत्ता बादशाह सच में बहुत बेरहम है, बहुत ज्यादा हो गया।
दोस्तों, मंत्री का धन इकट्ठा करना दरअसल बादशाह की जादुई गोलियों के लिए जरूरी था। दरबार के मंत्री एक दूसरे की रक्षा करते हैं। ये सब बादशाह की चुपचाप मंजूरी से होता है। वफादार मिट जाते हैं, बेईमान सत्ता में आ जाते हैं। दरअसल सिंहासन पर बैठा व्यक्ति योग्यता से अधिक पद पर है। क्या सच्चा ड्रैगन सम्राट साफ दिखता है? यह तो लोगों की हड्डियों का मज्जा चूसने वाला एक मूर्ख राजा है। बिल्कुल सही। पहले तो जनरल लू को निर्दोष मार डाला, ऐसे वफादार और ईमानदार व्यक्ति को। फिर अपने पंजों और दांतों वालों को बढ़ावा देकर लोगों का खून पसीना निचोड़ने दिया। इस सिंहासन पर बैठा हुआ साफ तौर पर देश और जनता को बर्बाद करने वाला एक अभिशाप है। हाँ। वह सम्राट कहलाने के लायक ही नहीं है। हाँ। यहाँ बैठकर गाली देने से क्या फायदा? चलो राजधानी जाकर पूछते हैं उस सोने से लदे सिंहासन के मालिक से कि यह देश अब भी आम जनता का देश है कि नहीं। हाँ, चलो स्पष्टीकरण और न्याय मांगने चलें। राजधानी जाकर न्याय मांगने चले। स्पष्टीकरण मांगे, न्याय मांगे। भाइयों, सरकार का निजी खजाना वही है। चलो वहाँ से अपना अनाज वापस ले आते हैं। और फिर वह मार्शल का महल, उन्होंने अपने बेटे को बढ़ावा दिया लड़कियों का अपहरण करने के लिए, लोगों के भाइयों को मारने के लिए। यह तो सीधा स्वर्ग के नियमों को चुनौती है। क्या एक सरकारी अधिकारी होने के नाते वो कानून से ऊपर हो सकता है? क्या वो मानव जीवन को तुच्छ समझ सकता है? ऐसा कुत्ता अधिकारी मरने के लायक है। हाँ, स्वर्ग का न्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें स्वर्ग की ओर से न्याय करना चाहिए। कुत्ते अधिकारी को मारो, कुत्ते अधिकारी को मारो, कुत्ते अधिकारी को मारो। चलो कुत्ते अधिकारी को मारने चलें। बहुत बढ़िया। लू परिवार और महाशय आखिरकार उनके ऊपर लगे झूठे आरोप साफ हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे श्रीमान ने इन सालों में काफी धन इकट्ठा किया, लेकिन खुद पर खर्च नहीं किया। बादशाह साहब की दवा बनाने में जो लगा, उसके बाद बाकी सब यहाँ है। हमारे श्रीमान ने कहा है उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। बाकी बचा हुआ सोना चांदी सारा शहर के गरीब लोगों को दे दिया जाए। श्रीमान, आप ठीक तो है ना? हेज जी, तुम लोग कैसे आ गए? यह जगह मिलने जुलने के लिए नहीं है। हेजी, यह जगह पुरानी यादें ताज़ा करने की नहीं है। पहले श्रीमान को बाहर सुरक्षित पहुंचाओ। सुन एयर की गाड़ी बाहर खड़ी है। माफ कीजिए श्रीमान। हेज जी, मेरा इंतजार करो। श्रीमान, आप हमेशा कहते थे कि हेज जी मूर्ख है। मैंने तो पहले ही कहा था कि हेज जी बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है। अगर हेज जी ने प्रधानमंत्री से खत नहीं लाया होता तो आपके लिए बाहर निकलना मुश्किल होता। दरअसल मैंने कुछ खास नहीं किया। खत सुन दादा ने लिखा था, मैंने बस किसी से उसकी नकल करवा दी। इतना अच्छा है, श्रीमान वही है जो पहले थे। श्रीमान, आपने यह घर कब किराए पर लिया? लगता है यह मंत्रालय के घर से भी बड़ा है। सिर क्यों चकरा रहा है? चलो बिस्तर पर जाकर मेरा सिर दबाओ। श्रीमान, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं इस बिस्तर पर कभी नहीं चढ़ूंगी, चाहे मर जाऊं। हेज जी, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। सच में मैं तुमसे नफरत नहीं करता। चलो बिस्तर पर जाकर आराम से बात करते हैं। 3 साल काम कर लो, मैं तुम्हें शान से गांव वापस भेजकर शादी करवा दूंगा। श्रीमान, आपने वो सारा पैसा उन गरीबों को दे दिया, फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचा।
हे जी, तुम मेरा ख्याल रखोगी ना? आखिरकार तुम इतनी ताकतवर तो हो। मेरी किस्मत ही इतनी खराब है क्या? मुझे हर जगह निकम्मे मर्द ही क्यों मिलते हैं? छोड़ो मुझे, छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। स्वागत है मालिक और मालकिन का घर वापसी पर। नमस्ते मालकिन। मैं तुम लोग जिसे मालकिन कहते हो वो मैं ही हूँ। महोदय, क्या यह घर आपका है? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे? उसने तो 10 साल से भी ज्यादा समय तक गबन किया है। अब तो घर के खजाने में बस कुछ छोटे मोटे सिक्के बचे हैं। ये सब लोगों को धोखा देने का नाटक है। इस आदमी के दिल में तो ढेर सारी चालें हैं। असल में ये सब हमारे लिए ही था। अब अच्छा हुआ, आखिरकार फिर भी उसी का हो गया। यही तो हम दोनों की किस्मत है। इस जन्म में तो हमें उसकी गुलामी ही करनी पड़ेगी। मैं भी तो वैसी ही हूँ। दिन में मालकिन बनकर रात को गुलाम की तरह काम करती हूँ। जी, मेरे साथ आओ। तुम्हें बुला रहा हूँ। क्या देख रहे हो? चलो जाओ। आ रहा हूँ। तुमने शियाओ सान भाई और सन भैया के लिए इतना सारा पैसा क्यों छोड़ा? क्या शियाओसान ने तुम्हें मेरी बात बताई? हाँ। उस साल अंकल ही ने मुझे बचाने के लिए अपने छोटे बेटे को मार डाला और शियाओसान उनका बड़ा बेटा है। लू परिवार के इतने वफादार लोगों का ये हाल हुआ। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा दरोगा बनूंगा, सब कुछ बदल दूंगा। इस सड़े हुए स्वर्ण युग को ढा दूंगा। बूढ़ा नौकर, इस बूढ़े को यकीन है कि आप जनरल का नाम सफेद कर देंगे। अंकल ही मुझे अकेला मत छोड़ो। पापा, बेटा, तुम्हें अच्छे से देखभाल करनी है छोटे राजकुमार की। अंकल ही पापा, अंकल ही। मेरा भाई तुम्हारे लिए ही मरा। आगे से तुम ही मेरा भाई होगा। अब समझ आया क्यों शियाओसान भैया ने कहा था कि उन्होंने ही तुम्हें पाला पोसा है। तो फिर सन ई भैया वह असल में कौन थे? सन ई, उसे मेरी माँ ने बचाया था। बचपन से ही मेरे साथ पला बढ़ा है। जिन्होंने उस समय प्रधानमंत्री के साथ मिलकर मेरे पिता को नुकसान पहुंचाया था, वे कुनलुन जनजाति के लोग थे। जब मैं मंत्री बना तो सन ई को साथ लेकर कुनलुन जनजाति को नष्ट करने गया। उनके सभी लोगों को गुलाम बना दिया। कुनलुन से निकलते समय एक अश्वेत व्यक्ति ने मुझे मारने की कोशिश की। सन ई ने मेरे लिए उस तलवार का वार झेल लिया। अब समझ आया कि तुमने पहली बार मुझसे मिलते ही पूछा था कि क्या मैं कुनलुन जनजाति से हूं। मैंने भी जीने की उम्मीद नहीं की थी। बस योजना थी कि अपनी असली पहचान बताकर लू परिवार का मामला दोबारा खोलने के बाद मर जाऊंगा। लेकिन फिर मैं तुमसे मिला। सोचा भी नहीं था कि इन सालों में तुम्हारा जीवन इतना कठिन रहा होगा। तुमने मेरे लिए दर्द महसूस किया, तो फिर चलो बिस्तर पर बात करते हैं। सुंदर है।
पिताजी, तुम्हें मेरी माँ क्यों पसंद है? वह बहुत साधारण और भोली है। किसने कहा तुम्हारी माँ भोली है? अगर उस दिन मैं उससे नहीं मिलता तो तुम्हारा पिता आज यहां नहीं होता। पिताजी, बताओ ना, तुम्हें मेरी माँ क्यों पसंद है? वह सुंदर भी तो नहीं है। यह नियम तो नहीं है कि एक फूल सूरजमुखी ही बने या फिर गुलाब। अगर तुमने गहरे निराशा का अनुभव किया हो, सबसे बुरे पापों को देखा हो और दलदल में लंबे समय तक रहे हो, तो समझोगे कि फिर से रोशनी देखने पर, दयालुता और सबसे सुंदर हृदय देखने पर अंदर कितना झटका लगता है। तुम्हारी मां सबसे सुंदर नहीं है, लेकिन उसके आने से मुझे समझ आया कि इस फीकी दुनिया में कोई पूरे जोश से जी रहा है।